अभी आप लोग क्लास 10 से 11th में आ चुके होंगे एंड आपने चीज़ें सोची होंगी दैट इज़ मेडिकल में जाना है या फिर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में जाना है एंड उसके ऊपर आपको डिसाइड करना है कि एग्जैक्टली ये फील्ड होती क्या है। एंड जेई के बारे में मोस्ट स्पेसिफिकली हम लोग बात करने वाले हैं। जेई होता क्या है, जेई मेंस एंड एडवांस क्या होता है, परसेंटाइल क्या होता है, मार्क्स क्या होते हैं, कैसे कॉलेजेस होते हैं, क्या आपको करना होता है। हर एक चीज़ जो कि जेई के बारे में आपको 2 साल में जो पता होना चाहिए, हर एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता दूंगा। इस वीडियो में हाफ एन आवर या 1 आवर की वीडियो होगी। हर एक इन्फॉर्मेशन जो कि आपको पता होना चाहिए जेई के लिए, विल डिस्कस एवरीथिंग। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। सो हम लोग बात करने वाले हैं एग्जैक्टली अगर तुम्हें 11th में आ चुकी है तुम्हें कौन से सब्जेक्ट चूज करनी चाहिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जेई मेंस एंड जेई एडवांस एग्जैक्टली होता क्या है उसके ऊपर डिस्कस कर रहे होंगे। हम बात कर रहे होंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, अटेम्प्ट्स कितने होते हैं, पार्शियल ड्रॉप क्या होता है, ड्रॉपर्स क्या होते हैं एंड आपको जेई एडवांस के लिए कितने अटेम्प्ट मिल रहे होते हैं। एग्जाम पैटर्न के ऊपर डिस्कस कर रहे होंगे हम लोग। हम कौन कौन से कॉलेजेस आपको जेई के थ्रू मिलते हैं हर एक चीज को डिस्कस कर रहे होंगे। सो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट वन जो कि हमारे पास है, दैट इज सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो अभी आपने 10th पास की होगी, अभी अच्छे परसेंटेज के साथ तुमने 10th पास कर लिया और तुमने देखा होगा अभी मेडिकल की फील्ड होती है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, तो एक्जैक्टली होती क्या है। सो आपके पास 3 पर्टिकुलर फील्ड्स होती है, कॉमर्स, आर्ट्स एंड साइंस। बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं, थोड़ा आपको पता होंगी चीजें, बताता हूँ तभी। कॉमर्स, आर्ट्स एंड साइंस। कॉमर्स में आप बैकग्राउंड में जानते होंगे एंड आर्ट्स आपको मेजरली हम साइंस के ऊपर बात करते हो। साइंस में आपकी दो आते हैं, दैट इज इंजीनियरिंग में जाते हो या फिर आप मेडिकल में जाते हो। जब इंजीनियरिंग की बात करते हो तो आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, प्राइमरी आपके ये 3 कोर मेन सब्जेक्ट्स होते हैं। एंड अगर हम मेडिकल की बात करते हैं तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आता जाता है जो कि मैथमेटिक्स को रिप्लेस करके, ठीक है। बट एक होते हैं कुछ ऐसे प्राणी जो कि आप भी शायद उसमें से हो, जो कि आप इनको कंबाइन करना चाहते हो कि भैया मुझे मेडिकल में भी दे पाऊँ एग्जामिनेशन और जेई में भी इंजीनियरिंग वाले में भी चला जाऊँ। तो मेरे पास दोनों ऑप्शन में खुले रखना चाहता हूँ, मुझे भी पता नहीं है। तो वो होते हैं एक प्राणी जो कि होते हैं पीसीएमबी वाले, जो मैथमेटिक्स बायोलॉजी को दोनों एक साथ ले आते हैं, ठीक है। ये कौन सी बायोलॉजी इन्होंने कर दी है, देखो। तो बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की, जो 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। एंड आपके 2 एडिशनल सब्जेक्ट होते हैं जो कि होते हैं इंग्लिश एंड एडिशनल। तो इंग्लिश आपका सेम रहता है एंड एडिशनल में आपकी कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन, हिंदी या फिर आप बायो लेना चाहते हो। तो देखो, अगर आप सोच रहे हो कि आपको तीसरा ये जो बायोलॉजी लेना है चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, सबसे पहला डिस्कशन यही आता भैया मैं बायो मेरी अच्छी थी, जब मैं साइंस में था 10th क्लास में था मेरी बायो अच्छी थी, तो क्या मैं अगर मेरा जेई नहीं हुआ तो मेरे पास तो नीट में तो बहुत अनलिमिटेड अटेम्प्ट होते हैं, तो मैं बायो से डॉक्टर बन जाऊंगा। ये आपके डाउट आता है, डाउट भी क्या, बच्चों को ओवर कॉन्फिडेंस होता है इस चीज का कि भैया बायो ले लेते हैं, साथ में क्या दिक्कत है। देखो इशू क्या होता है, दैट इज अगर जब आप बात करते हो तो अगर जब बायो लेते हो काइंड ऑफ के दिमाग में क्या रहता है, नीट, जेई। आप एक चीज सोचो, नीट एक एग्जैक्टली बहुत बड़ा एग्जामिनेशन है, बहुत कॉम्पिटेटिव एंड टफ एग्जामिनेशन है, जहां पर आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन लोडेड होनी चाहिए ब्रेन में। बायोलॉजी वैसे भी कॉम्प्लेक्स होती है। आप एक चीज सोचो, आप क्या एक एक नाव पे आप दो नाव पे पैर रखोगे क्या। जहां पर एक चीज, जहां पर आपको एग्जैक्टली बायो भी बहुत एक्सटेंसिवली पढ़नी पड़ेगी। एक ऐसा नहीं कि बस पास होने भर का पढ़ लिया या फिर ऐसे। बायो ऑलरेडी टफ होती है, बायो एग्जैक्टली टफ होती है, आपको बहुत सारा रखना पड़ेगा। आप ये 3-4 चैप्टर नहीं होते हैं, आपके 30 चैप्टर होंगे 11th-12th में मिला के, तो कर पाओगे क्या आपको लगता है। तो इसलिए अगर आपके बहुत ज्यादा, अगर आपको है कि बायोलॉजी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट की वजह से आप लेना चाहते हो, देन यू कैन गो विद द बायो। एल्स आप बायो मत लेके चलना, साथ में दो दो नाव पे पैर रखना नहीं रखो। अभी आप डिसाइड करके रखो वेदर यू वांट टू बी अ डॉक्टर, वेदर यू वांट टू बी इंजीनियर। आप पहले से डिसाइड करके रखो, पहले आपको डिसीजन लेना होता है। माना आपकी उम्र कम छोटी है लेकिन तब भी आपको डिसीजन लेना पड़ता है लाइफ में, ठीक है। आप डिसीजन लो, ठीक है। एक्जैक्टली आप चीज को और देख सकते हो कि एक्जैक्टली है क्या, मेडिकल में जाना है फिर इंजीनियरिंग में, ठीक है ना। अब बात करते हैं भैया आपने जो बताया एडिशनल सब्जेक्ट, ये एडिशनल सब्जेक्ट में हम क्या ले सकते हैं, हम क्या लेना चाहिए। देखो बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पर ज्ञान पढ़नी जो कि बोलते होंगे कंप्यूटर साइंस नहीं लेना चाहिए या फिर लेना चाहिए, जो कि आपके हैवी सब्जेक्ट ना हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इसको, क्योंकि आपकी ये 12th में परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए दैट इज 75% क्राइटेरिया। वो क्या होता है मैं भी आपको बताता हूँ। देखो आप में एक एग्जैक्टली क्या होता है, जब जेई आप क्वालिफाइड कर लोगे, अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपके 75% होने चाहिए, 75% होने चाहिए। अब अगर आपके 75% लाना चाहते हो तो डेफिनेटली यू वांट टू हैव अ सब्जेक्ट जिससे आपकी परसेंटेज अच्छी बने। डेफिनेटली आप चाहोगे आपकी परसेंटेज अच्छी बने ना। तो परसेंटेज अच्छी बनाने के लिए आपको एक ऐसा सब्जेक्ट लेना होगा जो लुल्लू सा सब्जेक्ट हो, बिल्कुल आसानी सा हो, आपको परसेंटेज दिला पाए। तो इसके लिए आप इजी सब्जेक्ट चूज करना प्रेफर करना चाहिए। लेकिन अभी हम बात करते हैं, पहले आपको अगर आप चूज करना चाहते हो एडिशनल सब्जेक्ट क्या है, तो यू चूज द सब्जेक्ट व्हिच विल बी इजियर फॉर यू टू स्टडी, जो आपके लिए इजियर हो स्टडी करने के लिए, दैट विल फिजिकल एजुकेशन या फिर हिंदी, जो भी आपके लिए इजियर साइड में हो वो आप चूज करिए। आप कोई ऐसा सब्जेक्ट मत चूज करिए जिसके लिए बहुत ही हेवीली आपको पढ़ना पड़े।
क्योंकि आप जब जेई का टाइम, जब आप देखो आपका पेपर होगा 2 साल बाद जब दोगे, तो आपका जनवरी में आपका जेई मेंस का अटेम्प्ट होगा होता है एंड फरवरी मार्च में आपका बोर्ड्स का होगा। आप एक आप जेई के साथ बोर्ड्स को मैनेज करना पड़ेगा, तो और डिफिकल्ट आप एक सब्जेक्ट ले लोगे तो आपकी जेई में कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। सो इसलिए प्रेफर करिए आप इजियर सब्जेक्ट में जाइए। बट भैया मुझे कंप्यूटर साइंस पसंद है, ओके आई टेल यू वन थिंग, इंपॉर्टेंट चीज है। देखो यहाँ पर भी जैसे कॉलेज में, जैसे इवन दो मैंने केम टू द कॉलेज, बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं जिनकी कंप्यूटर साइंस में नॉलेज बहुत तगड़ी होती है, वो फर्स्ट ईयर में इंटरैक्ट कर देते होते हैं। बहुत सारे ऐसे बंदे, क्यों नहीं, कंप्यूटर साइंस की नॉलेज पहले से होती है। अगर आपने 10वीं से पहले कंप्यूटर साइंस पढ़ी है एंड आपका पूरे इंटरेस्ट है उसमें, तो आप जेई तो देना चाहते हो, बट आप चाहते हो कि हाँ साइड बाई साइड में मैं रहूं, देन यू गो विद दैट। अगर आपका काइंड ऑफ स्टूडेंट जो कि आप पसंद करते हो, यू लाइक सब्जेक्ट लर्निंग, आपको पसंद है कंप्यूटर साइंस, देन आप प्रोसीड कर सकते हो। आपको चाहिए कि मैं पीसीएम के साथ करता करता मैं कर लूंगा क्योंकि मैं पहले से पढ़ता आया हूँ, तो आपके लिए वो बिल्कुल लो सब्जेक्ट बन जाएगा, तो आप कर सकते हो। एल्स अगर आपने कभी कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ी है, आपका अच्छा हाथ नहीं है उस पर, प्लीज डू नॉट चूज दैट सब्जेक्ट बिकॉज दैट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू जब आपका एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, जो आपका एक्सटर्नल सब्जेक्ट हो गया। ना बात करते हैं जेई के ऊपर। एग्जैक्टली अब जेई भैया बता तो दिया, अब एक्स्ट्रा सब्जेक्ट क्या लेना है, हम मान लिया ठीक है, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी चूज करिए। अब जेई क्या होता है ये बताओ। तो देखो, आपकी जेई जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, जो कि एक नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन है। मतलब होता क्या था पहले, बहुत सारे एग्जामिनेशन, बहुत सारे अब अलग अलग स्टेट कॉलेजेस होते हैं। अब वो कहते हैं भैया अगर तुम्हें मुझे इस कॉलेज में आना है, तो भैया आपको हमारा एग्जाम लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या हुआ, इंडिया ने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया, एक एग्जामिनेशन बनाया, एक बॉडी बनाई, जो कि एक एग्जामिनेशन पूरे इंडिया लेवल पे एंट्रेंस कराएगी और उससे डिसाइड करेगी कौन से बच्चे कि इंजीनियरिंग कर रहे होंगे या फिर नहीं कर रहे होंगे, किस कॉलेज में उन्हें मिल रहा होगा। तो वही जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपका एग्जामिनेशन है। तो आपके ये दो एग्जामिनेशन होती है, एक आपकी जेई मेंस होता है, एक जेई एडवांस होता है। जेई मेंस थोड़ा सा भाई सा, छोटा भाई सा, एंड ये थोड़ा बड़ा सा खूंखार भाई है, ठीक है। तो जेई मेंस आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है एनडीए, जो कि आपका नॉन ट्रस्टेबल एजेंसी बोला करो, इसको पता चल जाएगा तुम्हें, एनडीए कंडक्ट कराती है। एंड आपका जो जेई एडवांस होता है वो आईआईटीज कंडक्ट कराती है, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, जो टॉप 7 आईआईटीज होती हैं, ये आपका जेई एडवांस करा रही होती है ना। बात करते हैं जेई मेंस के ऊपर। तो आपको जेई मेंस का जो एग्जामिनेशन होता है, ये 2 शिफ्ट में होता है। दो मतलब कह सकते हो आपको साल में 2 अटेम्प्ट मिलते हैं। लेट्स से अगर आपने 12वीं आपने जब जिस ईयर में होगे 12th, आपने मान लो अभी 20 आई थिंक 28 में दे रहे होगे, ठीक है। तो 28 में दे रहे होगे तो आपके जनवरी, एक होता है जनवरी अटेम्प्ट, एक होता है अप्रैल अटेम्प्ट। मतलब एक साल में आपको 2 मौके मिलते हैं जनवरी का अटेम्प्ट, मतलब जेई मेंस लिखने के लिए आपको 2 मौके मिल रहे होंगे, शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2। एंड एक जो एग्जामिनेशन होता है आपका 6 दिन के इंटरवल पे होता है। 6 दिन का इंटरवल, भैया क्या 6 दिन में लगातार पेपर देना? ऑब्वियसली नहीं। आपको क्या होंगे, 5-6 दिन का ऐसा चलता रहता है। आपकी किसी दिन पर्टिकुलर शिफ्ट आएगी, या आपके 9 से 12 एक पेपर होता है एंड एक 2:30 से 5:30 बजे का एक पेपर होता है, ठीक है। इनमें से आपको कोई भी एक शिफ्ट मिल सकती है, उनमें आपको पेपर जाके लिखना होता है, ठीक है। एंड आपका ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन क्या होता है, आपके पास कंप्यूटर सामने होगा, वहां पर सेंटर जाएगा, वहां पर आपको एग्जामिनेशन देना होता है। बहुत बेसिक सब समझा रहे हैं, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, जेई मेंस एंड जेई एडवांस बोथ आपके ना। भैया इन दोनों में डिफरेंस क्या है एग्जैक्टली, व्हाट इज जेई मेंस एंड जेई एडवांस में डिफरेंस क्या है? तो देखो, मैंने आपको बताया दैट इज काइंड ऑफ छोटा लेवल का एग्जामिनेशन, मतलब छोटा नहीं, अच्छा खासा है, ये भी है। बट आपको सबसे पहले अगर जेई मेंस जब क्रैक करोगे, तब आपको जेई एडवांस में क्वालिफाइड होगे, तब आपको लिखने का मौका मिलेगा। जैसे देखो मैं बताता हूँ, आपके जेई से जेई मेंस में 16 लाख बच्चे पेपर लिखते हैं, 16 लाख बच्चे पेपर लिखते हैं, मोस्टली एवरेज 16 लाख लिखेंगे, 15 से 16 लाख जो आप पेपर दोगे। तो उसमें से आपका अराउंड 1.5 टू 2 लाख बच्चे आपको जेई एडवांस के लिए क्वालिफाइड होंगे। ये नंबर 2.4 कभी इस तरह रहता है, ठीक है। तो इतने बच्चे, ये 16 लाख में से इतने बच्चे क्वालिफाइड होंगे। अब ये बच्चे जाएंगे जेई एडवांस का पेपर लिखने। तो होगा क्या, अब इसमें भी होती है अराउंड 17,000 सीट्स होती हैं। मतलब कंपटीशन आपका क्या था, 16 लाख बच्चों ने पेपर लिखा, वो क्वालिफाइड हुए 2 लाख। अब इन्होंने 2 लाख ने पेपर दिया, अब इन्होंने उनका 17,000 का आईआईटी में सिलेक्शन होने वाला है। समझ आई, ये आपको मैथमेटिक्स समझ आ गई, दैट इज इट। तो क्या करोगे, आप जेई मेंस लिखोगे, फिर आप जेई एडवांस के लिए क्वालिफाइड होगे, तब जाओगे। भैया अगर मेरा जेई मेंस हो गया लेकिन जेई एडवांस में मैं नहीं कर पाया, तो क्या होगा? तो देखो, अगर आप जेई मेंस को क्वालिफाइड कर लेते हो, तब भी आपको कॉलेजेस मिलते हैं, ठीक है। एंड अगर आप जेई एडवांस करते हो, तो आपको जेई एडवांस जब करते हो तो आपको आईआईटीज मिलते हैं, सिर्फ आईआईटीज मिलते हैं, एनआईएससी बैंगलोर भी है, ठीक है। बट अगर आप जेई मेंस क्वालिफाइड करते हो, तब भी आपको कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो कि मिलते हैं, एनआईटीज एंड ट्रिपल आईटीज हैं, ठीक है ना। अब ये मैंने आपको बताया दैट इज ये क्वालिफाई करना। अब ये क्वालिफाई करने का एक फंडा है, फंडा इन द सेंस कि नॉर्मली ये क्वालिफाई होता कैसे, क्या ये कुछ नंबर होते, परसेंटेज होता है क्या? नहीं। यहाँ पर आपको बहुत, आपने अगर देखा होगा तो एक परसेंटाइल होता है, परसेंटेज होते हैं। ये क्या चीज होती है? मान लीजिए आपने अगर अभी 10th आपने दी होगी, तो आप क्या होंगे, परसेंटेज। क्या होंगे, परसेंटेज। भैया हमारे परसेंटेज आई है, दैट इज हमारे 95% आए। तो 95% का मतलब क्या है, आपका जो एवरेज स्कोर था वो 95 आउट ऑफ 100 है। मतलब आपने जो सब्जेक्ट लिखा, आपके 95 नंबर आए हैं 100 में से।
लेकिन परसेंटाइल में अगर आपके 95 परसेंटाइल आए हैं, दैट डज नॉट मीन आपके 95 मार्क्स आए होंगे, आपके 40 नंबर आ सकते हैं 100 में से, और तब भी आपकी 95 परसेंटाइल बन सकती है। भैया ये क्या बोल रहे हो, ये क्या, ये कौन सी चीज है? तो देखो, परसेंटाइल का सीधा सा मतलब होता है कितने परसेंटेज बच्चे आपसे आगे हैं, कितने परसेंटेज बच्चे आपसे आगे हैं। मान लो जैसे मेरी बात करते हैं, मेरे 98 परसेंटाइल थे, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं 98 इंडिया में जब ये 16 लाख बच्चों ने पेपर लिखा तो 98% बच्चों से मैं आगे था, मतलब मैं टॉप, इंडिया के टॉप 2% में था, इंडिया के टॉप 2% बच्चों में था। मान लो किसी बच्चे के 99 परसेंटाइल आती है, दैट मीन्स वो इंडिया के टॉप 1 परसेंटाइल का वो बच्चा है, दैट मीन्स इस एग्जामिनेशन में वो टॉप 1% का है। यही होता है आपका, ठीक है। परसेंटाइल का मतलब है कितने परसेंट बच्चों से आप ज्यादा आगे हो, मतलब कितना आगे हो। 95 मतलब 5%, टॉप 5% में आते हो। 97 मतलब टॉप 3% में आते हो, ठीक है। एंड अगर एक बात करता हूँ, अगर आपके यहाँ पर अगर 90 अगर आप 95 पार कर लेते हो तो आपको एक कॉलेजेस मिलना स्टार्ट हो जाते हैं गवर्नमेंट, जो कि एनआईटीज होते हैं, ठीक है। अब भैया ये कितने परसेंटाइल लाने पे हमारा क्वालिफाई हो जाता होगा, तो मैं आपको अभी जेईई 2026 में हुआ है उसी का स्टार्ट आपको दिखा देता हूँ। 26 की कट ऑफ है, तो देखो अब आपको पता हो जाएगा। ये चीज अगर पता होती है तो भी अच्छी बात, अगर नहीं पता तब भी मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली। चलना माइक चल रहा है, ठीक है। अब ये जेईई मेंस की मैं आपको कट ऑफ दिखाता हूँ, तो एग्जैक्टली देखो, आपको कैटेगरीज पता होनी चाहिए। कैटेगरीज मतलब आप किस कैटेगरी में, रिजर्वेशन भी होता है तो रिजर्वेशन आप किस कैटेगरी में आते हो, आपको फैमिली में आप पूछ लें या फिर आपको पता होना चाहिए। कैटेगरी में होता है जनरल कैटेगरी, जनरल ईडब्ल्यूएस होती है आपकी, ओबीसी एनसीएल होती है, एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी, ये आपकी डिफरेंट कैटेगरीज है। एंड रिजर्वेशन होता है इन कॉलेज में एंट्री लेने का, ठीक है। अगर आपके 93 परसेंटाइल आए हैं किसी बच्चे को और वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है तो वो क्वालिफाइड हो जाएगा जे एडवांस के लिए। एंड अगर कोई जनरल ईडब्ल्यूएस का तो उसके 82 परसेंटाइल भी आ रहे होंगे तो भैया वो क्वालिफाइड हो जाता है। अगर ओबीसी एनसीएल में 80 परसेंटाइल है तब वो क्वालिफाइड हो रहा है। मतलब ये परसेंटाइल क्या भैया, अगर मैं किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में, मैं मान लो मेरा नाम निखिल है, मेरा दूसरा एक दोस्त है और, ठीक है। मेरे आते हैं 92 परसेंटाइल, और मेरे आते हैं 92 परसेंटाइल, और इसके आते हैं 93 परसेंटाइल, ठीक है। मैं बता देता हूँ, चलो बना लेते हैं ऐसे ऐसे, ये एक ऐसे ऐसे, ठीक है। ये 92 परसेंटाइल, मेरे आते हैं 92 परसेंटाइल, ये निखिल हो गया एंड ये हमारा रमेश हो गया। इसके आते हैं 83, इसके आते हैं 83 परसेंटाइल। अब मैं कहता हूँ कि क्या नाम है, जो रमेश है वो जे एडवांस के लिए क्वालिफाइड हो गया, लेकिन निखिल क्वालिफाइड नहीं होता है। ऐसा होता है, यस। दिस कॉल एक रिजर्वेशन सिस्टम जो कि होता है इंडिया में। दैट इज नॉट गुड एंड बैड, इसके ऊपर हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो आप जिस कैटेगरी में बिलोंग करते हो उस कैटेगरी की अलग से कट ऑफ होती है, तो उसके डिपेंडिंग में आपके कितने होते हैं, आप उससे क्वालिफाई करते हो। तो जनरल में सबसे ज्यादा जाती है जो कि 93.41 होती है, एंड देन आपकी जनरल ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी एनसीएल एससी एसटी, ये सारे कैटेगरीज की आपके परसेंटाइल आप देख सकते हो उसको, ठीक है ना। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी एंड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की। एलिजिबिलिटी क्या है कि एग्जैक्टली आप कब एलिजिबल होगे जेई लिखने के लिए। तो भैया सबसे पहली बात है, आप जब 12वीं में जाओगे 2028 में, जब 12वीं का पेपर जब 12th में होगे तब आप एलिजिबल हो जाओगे जेई के लिए। तो आप जेई में लिख रहे होगे क्लास 12th में, तो आपके पास क्या होते हैं अब बताता हूँ। आपने मान लो 2028 में पेपर लिखना है आपको, ठीक है। अभी आप 26 में आपने 10th पास किया, 2028 में आप क्या नाम है 12th के लिए अपियर हो गए। अब देखो 2028 में जब आप पेपर देने जाओगे बोर्ड्स का, तो उसी टाइम पे एलिजिबल होगे। तो आप क्या करोगे, एक दो पेपर होंगे, पहला होगा आपका जनवरी में पेपर होगा एंड अप्रैल में पेपर होगा। इन दोनों में से अगर आप क्वालिफाइड हो गए तो आपका मे सेकंड वीक में आपका जे एडवांस का पेपर भी हो जाता है, ठीक है। तो आप फर्स्ट टाइम एलिजिबल कब होगे, जब आप 12वीं में होगे, 12वीं आपका एंड होता रहेगा, जब आप बोर्ड लिखने जाओगे उसी टाइम पे आप एलिजिबल होगे। उसके बाद आता है फर्स्ट ड्रॉप, मतलब आपका मान लीजिए 12वीं में आपका खुदा ना खास्ता आपका नहीं होता है, तो आपका फर्स्ट ड्रॉप आता है। आप एक साल और ले सकते हो, आप एलिजिबल रहोगे, आप फिर से जेई लिख सकते हो, मेंस लिख सकते हो, दोनों अटेम्प्ट फिर से आपको मिलेंगे, आप जेई पेपर लिख सकते हो। एंड उस टाइम पे अगर आप क्वालिफाइड हो जाते हैं फिर से आप जे एडवांस लिख सकते हो, मतलब। एंड अगर आप मान लो फर्स्ट ड्रॉप के बाद भी नहीं हुआ, मतलब 12वीं आपने की, फिर 13वीं आई हुई आपकी, 13वीं हो गई आपकी, ठीक है। फिर 14वीं में भी आप सेकंड ड्रॉप लेके भी जेई का पेपर लिख सकते हो। बट यहाँ पर कैच क्या है, आप जेई मेंस लिख सकते हो लेकिन जे एडवांस के लिए आप एलिजिबल नहीं रहोगे। क्या हम इससे क्या बोल सकते हैं कि जो आप जे एडवांस आपका लिखने के दो ही मौके मिलते हैं। आप अगर आईआईटी में जाना चाहते हो तो आपको दो ही मौके मिलेंगे। एक तो पहला जब आप 12वीं में होंगे तब आपको एक मौका मिलेगा, एंड 12वीं के कंसेक्यूटिव ईयर्स में आपको एक मौका मिलेगा। मैंने क्या बोला, कंसेक्यूटिव ईयर्स, मतलब आपने अगर 2028 में पेपर लिखा, 2028 में आप 12th में हो, पास करो तो 28 में एंड 2029 में आप जे एडवांस के लिए एलिजिबल हो, इन 2 साल के लिए, कंसेक्यूटिव ईयर्स के लिए, ठीक है ना। अब ये हो गया, आप थर्ड मतलब सेकंड ड्रॉप जे एडवांस के लिए नहीं होता, सिर्फ जेई मेंस के लिए आप जा सकते हो। थर्ड ड्रॉप फोर्थ ड्रॉप होता है कि नहीं, नीट नहीं है, नीट में मिलते रहते हैं जब तक, चलो यहाँ नहीं होता है, ठीक है। जेई मेंस के लिए आपको जेई मेंस के लिए आपको 3 मौके मिलेंगे, 12वीं, फिर एक और एक साल और ले सकते हो, एक और साल ले सकते हो, लेकिन जे एडवांस के लिए आपको सिर्फ एक साल
का मिलता है, ड्रॉप ईयर मिलता है 12th के साथ एंड ड्रॉप के साथ, ठीक है। ना बात करते हैं एग्जाम के पैटर्न के बारे में। एग्जाम के पैटर्न के बारे में ज्यादा इन्फॉर्म बताऊंगा नहीं, लेकिन देख लो आप, बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। क्या होते हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स आपके होते हैं। पहले 360 नंबर का पेपर होता था बहुत पहले, बट अभी 300 नंबर का पेपर होता है। क्या होता है? 300 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें आपकी फिजिक्स 100 की आती है, केमिस्ट्री 100 की आती है एंड मैथमेटिक्स 100 की आती है, ठीक है। 100 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें आपके 25 क्वेश्चन ईच होते हैं। क्या होते हैं? 25 क्वेश्चन हर सेक्शन में होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में आपके 25 क्वेश्चन होंगे ईच सेक्शन, जिसमें से आपके 20 क्वेश्चन एमसीक्यू होंगे और 5 न्यूमेरिकल्स होंगे। 20 क्वेश्चन एमसीक्यू होंगे, मतलब 4 में से आपको एक ऑप्शन मांगना है, 4 में से एक ऑप्शन मांगना है, एंड यही आपका केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में भी यही काम है। एंड 5 न्यूमेरिकल्स होंगे। न्यूमेरिकल मतलब आपको इंटीजर में वैल्यू भरनी रहती है, इंटीजर या फिर पॉइंट्स में, डेसिमल में, वहां पर आपको लिखा रहेगा। आपको 5 न्यूमेरिकल्स रहते हैं, ठीक है। कोई ऑप्शन आपको नहीं गिवन होगा। एंड अगर आप किसी क्वेश्चन को सही करते हो तो आपको +4 मार्क्स मिलते हैं, एंड किसी क्वेश्चन को आप गलत कर देते हो, आपसे नहीं होता है, गलत कर देते हो, आपको इनकरेक्ट हो जाएगा तो आपको माइनस मार्किंग है। भैया अभी तक हमने ये चीज देखी नहीं है कि हम क्वेश्चन करते हमें नंबर में देते थे। भैया हमने क्वेश्चन अच्छा किया तो हमें मार्क्स टीचर देना चाहता है, कहता है तू लिख के आ, लेकिन हमको नंबर मिलता था। बट यहाँ पर हमसे मार्क्स जो हमने किसी पहले वाले क्वेश्चन में कमाए हैं वो तो हमें खोना पड़ रहा है। यस, दिस कॉल्ड नेगेटिव मार्किंग। इसे हम नेगेटिव मार्किंग कहते हैं, जो कि आपको होता है जेई में। एंड अगर आपने किसी क्वेश्चन को छोड़ दिया तो भैया छोड़ने का भी नंबर नहीं मिलेगा क्या? उसमें आपको क्वेश्चन वहां भी नहीं, आपको बोर्ड्स में भी नहीं मिलता था, यहाँ भी नहीं मिलेगा, आपको 0 मार्क्स मिलने होंगे अगर आपने छोड़ा, ठीक है। नाउ डिस्कस करते हैं हम अब जेई एडवांस के ऊपर। अब बताइएगा कैसा गया है। भैया ये क्या बोल रहे, अभी तो हमने पेपर भी नहीं दिया, तो हम कैसे बताएं जेई एडवांस का पेपर कैसा था? दैट इज व्हाट द जेई एडवांस इज। जो आपका जेई एडवांस का पेपर होता है, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कितने नंबर का पेपर आएगा, ना कितने नंबर का पेपर आएगा एंड कितने मार्क्स का वो पेपर होने वाला है, या फिर क्या पैटर्न रहने वाला है, किस तरीके के सवाल होंगे, एंड कितना किस किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, या फिर सिलेबस का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से। यहाँ कुछ भी डेफिनेट नहीं है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। डरा रहे हो क्या? ऑब्वियसली नहीं, बट बताता हूँ। देखो ये आपका प्रिडिक्टेबल नहीं है। जब जे एडवांस लिखने जाओगे तभी आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली पेपर का पैटर्न एग्जैक्टली है क्या, एमसीक्यू कितने आए हैं, सिंगल करेक्ट कितने हैं, सॉरी मल्टीपल करेक्ट कितने हैं, न्यूमेरिकल्स कितने हैं, हर एक चीज आपको वहीं जाके पता लग रही होगी। बट एक मोटा मोटी सी बात करते हैं, जो कि 5-6 साल के ट्रेंड में हम बात करेंगे, तो आपका 360 नंबर का पेपर होता है और 120 नंबर ईच होते हैं। 120 नंबर फिजिक्स, 120 नंबर केमिस्ट्री एंड 120 नंबर मैथमेटिक्स। एंड ये आपका 6 घंटे का एग्जामिनेशन है। जो हमने जेईई मेंस का एग्जामिनेशन देखा, आपका 3 घंटे का एग्जामिनेशन है, जो कि आपका 180 मिनट होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं जेईई एडवांस की, तो आपकी ये 6 घंटे का एग्जामिनेशन होता है। ये 2 शिफ्ट में होता है, एक आपका 9 से 12, एक 2:30 से 5:30। ये आपकी 2 शिफ्ट में पेपर होते हैं। क्या होंगे भैया? 2 शिफ्ट में पेपर कराए जाते हैं, मतलब 6 घंटे का। सोच सकते हो कोई पेपर तुम लिखने गए हो 6 घंटे, सुबह निकले थे 6-7 बजे, रात को आओगे 7-8 बजे तक। ये है जेई एडवांस। सोचो तुम्हें 6 घंटे बैठ के पेपर लिखना है बस। दिस इज व्हाट जेई एडवांस। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, मान लो भैया मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत अच्छा है, मैथमेटिक्स में मैं बहुत बेकार हूँ, आप आईटी में नहीं सिलेक्ट होगे। भैया क्या बोल रहे हो? ऐसे ऐसे बुरी बुरी बातें मैं बोला करो स्टार्टिंग। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली जेई एडवांस इज। होता क्या है, आपकी जेई एडवांस में सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ होती है। क्या होती है? सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ। लेट्स से अगर हमने बात की 120 नंबर का पेपर था मैथमेटिक्स का, एंड सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ आती है 12 नंबर, ठीक है। 12 नंबर आती है आपके। मान लो 200 नंबर आ गए जेई एडवांस में, 200 नंबर आके, मतलब जो 200 नंबर आ गए आपकी, 2 से 3000 रैंक आ गई। आईटी दिल्ली, आईटी बॉम्बे आपको मिल रहा है, 2-3000 रैंक आ सकती है। लेकिन आपके मैथमेटिक्स में 9 नंबर आए हैं, लेकिन उस सब्जेक्ट की मैथमेटिक्स की कट ऑफ कितनी गई है? 12 नंबर। दैट मीन्स अगर आपने चाहे जितने ज्यादा नंबर लाए हो, 200 नंर, 250 नंबर ले आओ, 360 में से 350 भी ले आओ, लेकिन अगर आपकी किसी 350 तो ऑब्वियसली नहीं आएंगे, मतलब क्या नाम है, इसको कट ऑफ पार करने के लिए अराउंड मान लो 250-60 भी आ गया। एंड अगर आपकी सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ पार नहीं हुई है, आपने किसी सब्जेक्ट को छोड़ दिया या फिर आपका वीक है, एंड अगर आप सब्जेक्ट कट ऑफ नहीं पार करा पाते, तो आपका जेई एडवांस क्वालिफाइड भी नहीं होगा, आपको रैंक भी नहीं दिखेगी। दिस इज जेई एडवांस। समझ गए बात को? अगर आप यहाँ पर क्या होगा, सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ होती है, 10-12 नंबर के करीब जाता है आपका, 10-12 नंबर के करीब जाता है। नॉट बहुत ही नहीं, 30-40 पहुंच जाएगा, नहीं। पूरी पूरी जेई एडवांस की कट ऑफ ही 30% जाती है, मतलब 100, अगर आपका 360 नंबर का पेपर है तो अराउंड 110 नंबर की कट ऑफ जाती है, नॉर्मल एवरेज। मैं 5-6 साल के ट्रेंड में बता रहा हूँ, ठीक है। 30% अगर आपने लिया है तो आप क्वालिफाइड हो जाते हो, ठीक है। तो हम बात बता सकते हैं दैट इज आपकी 6 घंटे का एग्जामिनेशन है ना। अब बात करते भैया इतनी मेहनत की, 2-3 साल पूरा गगड़ के एग्जामिनेशन निकाल दिया, हमें मिलेगा क्या? तो आपको मिलते हैं कॉलेजेस। क्या होते हैं? कॉलेजेस, जो कि आपकी क्या होंगे, 4 साल की बीटेक या फिर इंटीग्रेटेड या फिर जो भी कोर्सेज ऑफर करते हैं, तो आपको कॉलेजेस मिलते हैं। तो आपने नाम अभी तक सुन लिया होगा, इसी की वजह से शायद आप इस वीडियो में हैं। दैट इज आईआईटीज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी
आईआईटीज आपकी 20 आई थिंक अराउंड 23 एनआईटी, कितने एनआईटीज हैं, 23 एनआईटीज हैं, सॉरी आईआईटीज हैं, एंड एनआईटीज हैं आपके, ट्रिपल आईआईटीज हैं एंड जीएफटीआईज हैं। तो भैया आईआईटीज क्या होती हैं? आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, खड़गपुर, सारे तुमने देख लिए होंगे रील्स में, कहीं ना कहीं तुमने देख लिया होगा, एंड वो प्लेसमेंट का इतना देख ही चुके होंगे। एंड एनआईटीज क्या होते हैं? देखो जो मैंने आपको बताया दैट इज, जो अगर बात करते हो ये आपका ये जो है, ये जो सेक्शन है आईआईटीज, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, जो भी है कॉलेज, जो आईआईटीज होता है आपका जे एडवांस से मिलता है। क्या मिलता है? जे एडवांस से मिलता है। एंड बचे हुए जितने कॉलेजेस हैं ये आपको जे मेंस के थ्रू मिलते हैं। समझ आया क्या? अगर आपका जे एडवांस नहीं होता है तो आप इन कॉलेजेस के लिए एलिजिबल नहीं हो, बट आप इन कॉलेजेस को आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, तो एनआईटीज आपको मिलते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एनआईटी ट्रिची हो गया, वारंगल हो गया हमारा वाला ही, ठीक है, एनआईटी सुगतकल हो गया, ठीक है, एनआईटी इलाहाबाद, वीएनआईटी नागपुर, ये सारे कॉलेजेस हैं। ठीक है, तो एंड एक होते हैं आपके ट्रिपल आईटी, जो कि क्या होते हैं 2016-15 के बाद आए हैं, जो कि होते हैं मतलब टेक वाले साइड में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटी सेक्टर में जब ये बूम आया था तब इन कॉलेजेस को ओपन किया था, जैसे ट्रिपल आईटी हैदराबाद है, ट्रिपल आईटी दिल्ली है, ट्रिपल आईटी बैंगलोर है। इनकी कॉलेजेस की ये सेमी प्राइवेट टाइप में होते हैं, इनकी फीस थोड़ी ज़्यादा होती है, 20 लाख के करीब, एंड 20 लाख के करीब इनकी फीस होती है, बट डेफिनेटली इनके जो प्लेसमेंट रहते हैं वर्थ इट रहते हैं। ऑब्वियसली आपको 20-25 लाख का काम हो जाता है। एंड आपके नेक्स्ट आते हैं जीएफटीआई, मतलब कुछ गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स होते हैं आपके, ठीक है, जीएफटीआई होते हैं। एंड उससे उसके बाद बात करते हैं आपकी प्लेसमेंट्स की। तो प्लेसमेंट के बारे में जानना अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको एक बेसिक सा एवरेज बता देता हूँ। दैट इज, अगर एनआईटीज या फिर आईआईटीज की बात की जाए, एनआईटीज एंड आईआईटीज की बात की जाए, तो आपका अगर इसका एवरेज पैकेज अराउंड 14 to 15 लाख के करीब होता है, 14 से 15 लाख के करीब होता है, हम सारे ब्रांच की बात करें। अगर आप सीएससी पैकेज की बात करोगे तो अराउंड 25 to 30 लाख पर एनम तक होता है। ठीक है, हाईएस्ट की बात करोगे तो आपने देख चुका हो आईआईटीज में 3-4 करोड़, ऑब्वियसली नॉर्मल है, वहाँ कॉमन है। ठीक है, एंड अगर एनआईटीज के पैकेज की बात करोगे तो 1.5 सीआर, 1.2 सीआर रहता है। हमारे कॉलेज का भी 1.4 सीआर है। ठीक है, तो काइंड ऑफ आप देख सकते हो, दैट इज ये प्लेसमेंट के बारे में। बट अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो, आई डोंट थिंक सो आप इन चीज़ों को तवज्जो दे के आपको पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं आप वहाँ जाके कॉलेज में आके मेहनत करोगे, उन पर डिपेंड करता है। अगर आपका प्राइम मोटिव या फिर प्राइम मोटिवेशन ही अगर ये चीज़ रह जाएगी तो आपसे 2 साल की जो वो कठिन पढ़ाई है वो आप नहीं कर पाओगे। तो आप इसको मोटिवेशन इस तरीके से पागल मत बनना इसके पीछे, एंड ये आपको बहुत ज़्यादा ड्राइव नहीं कर रहा होगा। आई होप मैंने आपको जो भी इस जेई के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन थी मैंने सारी आपको बता दी। एंड जो भी आप पूछना चाहते हो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, एंड आपकी जो आगे आने वाली जो जर्नी है उसके बारे में हम लोग पूरी तरीके से आपको हेल्प कर रहे होंगे। जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी या फिर जो भी आप पढ़ाई के रिलेटेड आप पूछ सकते हो मेरे से। दिस इज निखिल जायसवाल एंड सेकेंड ईयर एनआईटी वाला स्टूडेंट, साइनिंग ऑफ, बाय। ध्यान रखना एंड अच्छे से जो जोड़ कर पढ़ाई करनी है। कि आपकी 2-3 साल की जर्नी है, बहुत ही आपको 2 साल की 3 साल की तो नहीं बनाना, एंड बहुत मेहनत लगेगी इस जर्नी में, एंड आपको बहुत ही डेडिकेशन के साथ अगर आप करोगे बहुत सारी चीज़ें लर्निंग लेके जाओगे इस अपनी जर्नी से। एंड मैं सही बता रहा हूँ, आप जब अपनी लाइफ में मुड़ के देखोगे, आप ये 2 साल की जर्नी जब कंप्लीट करोगे, आप मुड़ के देखोगे ना, विल बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। डेफिनेटली दिस जर्नी विल बी वर्थ इट फॉर यू, अगर आपने बहुत अच्छे से मेहनत की एंड इसके पीछे आपने अपनी जी जान लगा के मेहनत की। पागल नहीं होना है, लेकिन मेहनत ज़रूर करनी है, मेहनत करना सीखना है आपको। ठीक है, ज़्यादा ज्ञान नहीं देते हैं, बहुत सारी वीडियोस आने वाली। ठीक है, बाय बाय।